सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड रेडर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 के एमसीक्यू सेशन के तीसरे वीडियो में, एमसीक्यू सीरीज के तीसरे वीडियो में। इससे पहले हमने 2 सेशन इस चैप्टर पे ऑलरेडी ले लिया है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स पे, एंड उन दोनों सेशन का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे आपके लिए। एंड उससे पहले हमने जो चैप्टर 1 है आपका ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, उस पर हमने कुल मिला के 5 सेशंस लिए थे अलग अलग, एंड उनमें 20-20 क्वेश्चन हर एक सेशन में था। टोटल हमने 100 क्वेश्चन कवर करे थे, वो भी अलग अलग कैटेगरी के। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, वन लाइन एमसीक्यूज थे, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे, आप कह लें तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो हमने जितने भी 20-20 क्वेश्चन हर एक सेशन में करवाए हैं वो अलग अलग कैटेगरी के थे, एंड किसी भी क्वेश्चन को हमने कभी रिपीट नहीं करा। अगेन रिपीटिंग, नन ऑफ एनी क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड। ये हमारी पॉलिसी शुरू से ही रही है। एंड अगर आपने उन पहले चैप्टर के सेशंस को नहीं देखा तो पहले आप उनको देखें, उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, देन आप इस चैप्टर के सेशंस को देखें। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द थर्ड सेशन ऑफ एमसीक्यू धमाका सीरीज ऑन द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। एंड ये सीरीज अगेन बाइलिंगुअल होती है हमारी, इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी में भी पूछते हैं, ऑप्शंस भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में आते हैं। जवाब भी आपको, एक्सप्लेनेशन तो बाइलिंगुअल होता ही है, ज़बान मेरी हिंदी है एंड बीच बीच इंग्लिश भी मिक्स करके, ताकि किसी भी बोर्ड के बच्चे को, किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। ये किसी भी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू तो हर एक बोर्ड में पूछा जाता है। एंड अगर किसी खास बोर्ड में अगर 2 टाइप के बच्चे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो दोनों ही एक ही जगह पे पढ़ के अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सके, इसलिए हमने इस सीरीज को बाइलिंगुअल बनाया। नाउ अब लेवल 1 से शुरुआत करते हैं। जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं उनको पता है कि लेवल 1 में 10 एमसीक्यूज होते हैं जो कि 1 लाइनर्स होते हैं, जिनमें जो जवाब है वो आपका एक वर्ड या एक सेंटेंस का होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है करेक्ट ऑप्शन। तो शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। अभी तक जो पिछले 2 सेशंस हुए उसमें हमने मॉडर्न एम्पायर, महाजनपद एंड वैदिक सभ्यता के बारे में जितने भी एमसीक्यूज थे उनको कर लिया है। अब हमारी बारी है कि मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो जो रजवाड़े उभर के सामने आते हैं उनके बारे में जाना जाए, उनके एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाए। तो पहला एमसीक्यू 140 एमसीक्यू अभी तक हमने सॉल्व कर लिया है। 141st एमसीक्यू इज डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन फ्यू पीपल। की डैश मतलब सरकार का कोई रूप है जहां कुछ लोगों के बीच सत्ता मतलब पावर साझा की जाती है, शेयर की जाती है। कौन सा ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या ये मोनार्की है, क्या ये थियोक्रेसी है, क्या ये ओलिगार्की है, क्या ये लोकतंत्र है, क्या ये साम्राज्य है, साम्राज्य मतलब राजतंत्र, क्या ये थियोक्रेसी है या ये कुलीन तंत्र है? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। अगर आप वीडियो प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप चैट बॉक्स में जवाब दे ही, उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे दें, ताकि आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आप कहीं गलत अगर जवाब दे दें तो वी कैन करेक्ट योर आंसर विद द एक्सप्लेनेशन। तो क्योंकि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज उसकी खासियत ये है कि हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं आपको, एंड बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आप एक क्वेश्चन से जुड़े 5-6 क्वेश्चन आसानी से कर सकें। नाउ डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन फ्यू पीपल। डेमोक्रेसी तो किसी भी सूरत हाल नहीं होने वाला, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर इज अमॉन्ग्स द पीपल, पावर इज अमॉन्ग द मासेस, मतलब जनता के बीच पावर रहता है, पावर शेयर्ड होता है। हमने पावर देके किसी को मुख्यमंत्री बनाया है या किसी को प्रधानमंत्री बनाया, तो हमने अपना पावर ट्रांसफर किया है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, इलेक्टोरेट्स। तो डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकता, लोकतंत्र हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सत्ता किनकी है? लोगों की है, जनता की है। जनतंत्र कभी नहीं हो सकता। मोनार्की मतलब एक किंग है, एक ही रूलर है, दैट इज मोनार्की। थर्ड इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं और जो रिलीजियस अथॉरिटी होते हैं वो रूल करे। जैसा अगर आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जब हमने 11th क्लास की हिस्ट्री में आपको 3 ऑर्डर पढ़ाया था, तो होता क्या है ना कि रोमन एम्पायर में जब ये धीरे धीरे डिक्लाइनेशन शुरू होगी बाइफर्गेशन के बाद, तो प्रीस्ट का एंड खास तौर पे जो पोप हैं, जो पूरे वेटिकन के हेड होते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी के, आपके कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं, पूरे सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, तो वो पूरी यूरोप का, पूरी रोमन एम्पायर को रूल करते थे, किंग भी उनके अंदर आते थे। तो थियोक्रेसी इज लाइक व्हेन द रिलीजियस अथॉरिटीज आर रूलिंग द कंट्री, ठीक है। तो थियोक्रेसी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को करते हैं। तो थियोक्रेसी भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्लियर नहीं करा गया कि यहाँ किसके बीच सत्ता बटी हुई है, बस ये क्लियर है कि कुछ लोग हैं, 4 या 5 या 6 लोग हैं, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, इनके बीच पावर बटी हुई है। ओलिगार्की या कुलीन तंत्र इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन फ्यू पीपल। तो करेक्ट आंसर विल बी ओलिगार्की। ओलिगार्की को कुलीन तंत्र कहते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों के बीच पावर बटी हुई है। लाइक रोमन रिपब्लिक का हमने एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे एक सीनेट होती थी, इंस्टीट्यूशन, सीनेट एक संस्था थी, उसके जो भी मेंबर्स थे वही सारे फैसले लेते थे रोम से रिलेटेड एंड उस पूरे अम्पायर से रिलेटेड। तो ओलिगार्की में एक रोमन रिपब्लिक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ओलिगार्की का एग्जाम्पल हमने महाजनपद में भी देखा। महाजनपद में कुछ महाजनपद थे जो गणतंत्र, संघ थे, संघ कहा जाता था जिनको, मतलब यहाँ पे
कुछ चीफ होते थे, चीफ मतलब कुछ गणपति होते थे जो पूरे के पूरे महाजनपद के रिलेटेड फैसले को लेते थे। लाइक वज्जी महाजनपद का हमने एग्जाम्पल देखा था कि वज्जी महाजनपद में कोई एक राजा नहीं होता था, 5 या 6 चीफ होते थे जिनको हिंदी में गणपति कहते हैं। एंड ये जो गणपति है वो पूरे वज्जी सन से रिलेटेड जो भी अहम मामले में फैसले होते थे उनको लेते थे। तो ओलिगार्की मतलब द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन फ्यू पीपल। तो ना तो थियोक्रेसी हमारा सही आंसर है, ना मोनार्की, ना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो किसी भी सूरत हाल नहीं होगा। एंड ओलिगार्की इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओलिगार्की में पावर कुछ लोगों के बीच बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर रोमन रिपब्लिक। एंड इसके अलावा एक होता है ऑटोक्रेसी, एक होता है हमारे पास डिक्टेटरशिप। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी एक है क्या? डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, तानाशाही मतलब एक आदमी है एंड उसने सब कुछ हथिया लिया है। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है कि एक आदमी है जो सरकार चला रहा है, दोनों में फर्क है। एक डिक्टेटर मतलब एक ऐसा आदमी जो कि जबरन सत्ता पर बैठा हुआ हथिया के। ऑटोक्रेसी मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एक ही आदमी में सारी पावर है। वो लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे सऊदी अरेबिया एक एग्जाम्पल हो गया, वहाँ पे जो सरकार है वो ऑटोक्रेसी है। आप कह लो तो एक ही आदमी, मोनार्की भी है लेकिन मोनार्की भी अगर एक्सट्रीम हो जाए तो ऑटोक्रेसी होगी कि एक ही आदमी में सारी पावर डिसाइडेड है एंड अगर उसको क्वेश्चन करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, दैट विल बी ऑटोक्रेसी। अगर राजा है एंड वो रूल कर रहा है, उसको क्वेश्चन करने के लिए भी जनता है, जनता उससे सवाल पूछ सकती है, वो जवाबदेह है, तो वो मोनार्की है। लेकिन मोनार्की जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर एंड जो भी वो डिसीजन लेता है वो किसी के लिए लायबल नहीं है जवाब देने को, देन वी विल से ये ऑटोक्रेसी है। इसको ये तो बैठा तो लीगली है लेकिन इसके पास इतनी पावर आ गई है कि ये अब मोनार्क नहीं रहा। मोनार्क मतलब क्या? आप जवाबदेह है अपनी जनता के लिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है उनकी खैरियत, उनकी वेलबींग आपकी जिम्मेदारी है। सो मोनार्की भी जब एक्सट्रीम फॉर्म पे चली जाती है देन इट बिकम्स द ऑटोक्रेसी। एंड डिक्टेटरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो इलीगल होता है जहाँ पे लोग बहुत दिनों तक सत्ता हथिया के बैठते हैं एंड सारी चीज़ें अपने अंदर कर लेते हैं। सो दीज आर सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक फेसिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और भी बहुत सारी होती है। एक हमारे पास रिपब्लिक भी होता है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, इस पर कभी और वीडियो बनाई जाएगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 142वें क्वेश्चन को कि डैश वॉज नॉट अचीव्ड दैट इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया इन पोस्ट मॉडर्न एरा। कि डैश एक रजवाड़ा था जिसका उदय मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। मतलब मौर्य काल के बाद इसका उदय होना चाहिए लेकिन दक्षिण भारत में नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन मौर्य काल के बाद इमरजेंस, सेकंड कंडीशन दक्षिण भारत नहीं, कहीं और ले लो, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, सेंट्रल ले लो, नॉर्थ वेस्ट ले लो, नॉर्थ ले लो, लेकिन दक्षिण भारत नहीं। इन चारों में से कौन सा ऐसा रजवाड़ा था जिसका उदय तो मॉडर्न काल के बाद हुआ था लेकिन वो दक्षिण भारत का नहीं था, वो कहीं और का हो सकता है, सेंट्रल इंडिया का, वेस्ट इंडिया का, ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। तो आपको इन चारों में से ये देखना है कि कौन से रजवाड़े हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उनको सीधे आप डिस्कार्ड कर दें क्योंकि वो तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो ही नहीं सकते, वो तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो ही नहीं सकते। तो राइट अप्रोच विल भी कि आप ऐसे रजवाड़ों को, आप ऐसे चिफडम्स को एलिमिनेट करें। जैसे चोलाज साउथ इंडिया में थे, इनको भी एलिमिनेट करें। चेराज भी साउथ इंडिया में थे, पांड्याज भी साउथ इंडिया में थे। पूरी की पूरी एक तमिलाकम टेरिटरी थी, उस पर ये तीनों रूल किया करते थे। छोटे छोटे किसी पोर्शन में चोलाज रूल कर रहा है, किसी पोर्शन में चेराज रूल कर रहा है, किसी पोर्शन में पांड्याज रूल कर रहा है। तो इन तीनों का तो हमारा कोई दूर दूर तक राब्ता नहीं है, दक्षिण भारत में ही ये कंसंट्रेटेड थे। एंड हमने कहा है कि वो दक्षिण भारत में नहीं है वो रजवाड़ा जिसके बारे में बात की जा रही है। पहली कंडीशन फुलफिल होती है, चोला, चेराज और पांड्या दक्षिण भारत के नहीं थे। एंड बस हमारे पास शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी वॉज द सक्सेसर ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड ये ईस्ट इंडिया में रूल करते थे, ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर कि मौर्यंस को क्या है ना, मौर्यंस को डिस्प्लेस करके जो सबसे लास्ट मौर्य रूलर होते हैं, बृहद्रथ शायद नाम होता है उनका, उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, वो क्या करते हैं, अपने राजा को मार देते हैं एंड एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। बहुत दिनों तक ये लोग ईस्ट इंडिया में, खासतौर पर मगध एंड बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं एंड उसके बाद फिर इनको भी डिस्प्लेस किया जाएगा। तो शुंग डायनेस्टी, शुंग वॉज अचीव्ड दैट इमर्ज इन साउथ इंडिया पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद वो इमर्ज होता है। नाउ कमिंग टू द 143rd क्वेश्चन की द शकाज वेर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। शक एक किंगडम था, शक एक डायनेस्टी भी थी, शक एक ट्राइब भी थी। वो कहाँ से ओरिजिन था उनका, कहाँ से वो उत्पन्न हुए थे? क्या उनकी ओरिजिन चाइना की है, क्या उनकी ओरिजिन मिडिल ईस्ट की है, सऊदी अरेबिया इराक के इलाकों की, क्या मध्य एशिया की है, सेंट्रल एशिया की है या यूरोप की है? आपको सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बताना, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट करें। शक इंडिया में भी रूल करते बहुत दिनों तक। रुद्रदमन एक बहुत फेमस रूलर थे शक डायनेस्टी के, जिनको बहुत अच्छी पब्लिक एक्सेप्टेंस भी मिली थी। तो शक कहाँ से इमर्ज होते हैं? मध्य पूर्व, मध्य एशिया, यूरोप एंड चाइना। तो शक जो है एक प्रजाति है जो लाइक द आर्यंस, आर्यंस कहाँ से इमर्ज हुए थे? सेंट्रल एशिया से, कैस्पियन सी के अराउंड। तो ये जो शक है वो भी कैस्पियन सी के अराउंड ही इमर्ज होते हैं। धीरे धीरे ये पूरे सेंट्रल एशिया में फैलेंगे, फिर वो मिडिल ईस्ट के थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आएंगे एंड बहुत दिनों तक जो इलाका है हमारा सिंध एंड गुजरात का,
वहाँ पे शक डायनेस्टी रूल करती है एंड शक डायनेस्टी बहुत अलग अलग डायनेस्टी से मैट्रीमोनियल अलायंस भी बनाएंगे, मतलब शादी करके अपना एलाई भी बनाएंगे। एंड शक डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे रुद्रदमन। क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट थे एंड इन्होंने बहुत अच्छा काम भी करवाया था। वो संस्कृत के बहुत यादगार थे एंड इनके टाइम में क्योंकि शक के बारे में या बाहर से जो लोग आते जैसे कुषाण हो गए, इन सब के बारे में कहा जाता था कि ये मलेच्छ है। मलेच्छ क्या होता है? जो ऐसे लोग जो संस्कृत नहीं जानते और ऐसे लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडिशन से वाकिफ नहीं है। वैसे मलेच्छ के ऊपर अगली जो चैप्टर है आपकी किंगशिप कास्ट में क्लास, उसमें आप बहुत अच्छी डिस्कशन देखेंगे। तो दुर्योधन जो है वो थे तो मलेच्छ, कहा तो इनको मलेच्छ जाता था, लेकिन वो संस्कृत जानते थे, वो इंडिया के ट्रेडिशन को पसंद करते हैं एंड बाद में फिर कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन भी करा था, कुछ लेक्स को रिपेयर करवाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई। रुद्रदमन वॉज द मोस्ट फेमस शक रूलर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड कहाँ से ओरिजिन हुआ था इनका? तो ओरिजिन इनका हुआ था मध्य एशिया से। टर्किश लोगों का भी मध्य एशिया से ओरिजिन हुआ, मंगोलियों का मंगोलिया से हुआ। आर्यंस के बारे में कहा जाता है इनका भी सेंट्रल एशिया से ही ओरिजिन है, कैस्पियन सी के अराउंड, जो आपके सेंट्रल एशिया के इलाके शुरू होते हैं टर्की के ऊपर से, तो यहाँ से आर्यंस का भी ओरिजिन माना जाता है, उत्पन्न, यहाँ से उत्पत्ति उनकी मानी जाती है। तो शकाज वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट से भी रही, चाइना से भी रही एंड यूरोप से भी रही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयाग प्रशस्ति रेफर टू। प्रयाग प्रशस्ति किसको संबोधित करती है? किस राजा के लिए लिखी गई? प्रशस्ति मतलब ऐसी चीज़ है जो हमने किसी के प्रशंसा में लिखी है। जैसा आज हमारे जो सरताज हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, तो अगर कोई जो पोएट है वो किसी भी वर्सेस को रामनाथ कोविंद को डेडिकेट करेगा या उनके बारे में प्रशंसा के तौर पर लिख के छापेगा, तो वो एक प्रशस्ति का फॉर्म हो गया। प्रयाग प्रशस्ति मतलब ये जो प्रशस्ति मिली है, ये जो प्रशंसा वाला हमें टेक्स्ट मिला है, वो हमें प्रयाग से मिला है, इलाहाबाद से मिला है। इलाहाबाद का पुराना नाम होता था, एंशिएंट नाम होता था प्रयाग, आज तो वैसे मॉडर्न नाम भी इसका प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रयाग में जो हमें प्रशंसा के पत्र मिले हैं वो किस राजा के लिए है, किस राजा को संबोधित करते हैं? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है, क्या वो अशोक के लिए, क्या वो कुमारगुप्त के लिए है, या क्या वो समुद्रगुप्त के लिए है? सही जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने बहुत आसानी से इसका जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपने सोर्सेज पढ़ा, आपने अंदर की चीज़ों को पढ़ा। एंड हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर एक सेशन में ना कम से कम टॉपिक्स को लेकर आए ताकि उस पर अच्छी से डिस्कशन हो पाए एंड उससे रिलेटेड देखें। जैसे 144 नंबर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो अभी तक आपने क्या चीज़ें जानी? व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति मतलब क्या कि प्रशंसा के राजाओं के प्रशंसा में जो उनके पोएट्स होते थे, चाहे वो कोर्ट पोएट हो गए, चाहे बाहर के लोग हो गए, वो जब कुछ चीज़ों को लिखते थे उसके प्रशस्ति कहते हैं। एंड प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे लोकेटेड है? तो इलाहाबाद में लोकेटेड है, जो कि आज का प्रयागराज है। तो ऐसे एक क्वेश्चन से हम लोग 3 या 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली। प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है समुद्रगुप्त के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोका हैं, कुमारगुप्त हैं, इनके ज़माने तक प्रशस्ति का चलन नहीं आया। तो प्रशस्ति इज बेसिकली अ टूल टू गेट सोशल एक्सेप्टेंस। लेट सपोज कि मैं कल को प्रधानमंत्री बनता हूँ एंड मुझे कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि आई एम नॉट बिहेविंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एंड लोग मुझे कह रहे हैं कि ये ऐसे ही धोखेधड़ी से प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू गेन द सोशल एक्सेप्टेंस। मुझे सामाजिक एक्सेप्टेंस चाहिए, सामाजिक स्वीकृति चाहिए। तो सामाजिक स्वीकृति के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे मेहनत करते थे वो लोग। सामाजिक स्वीकृति के लिए बहुत सारे रूलर्स क्या करते थे, अपने नाम के आगे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया देव नाम, ये सन ऑफ गॉड या फलाना, या बहुत भारी भरकम टाइटल लगाना शुरू कर दिया, जिससे लगे कि ये सही में हमारे ही क्लाइंट से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े राजा हैं। तो एक तरीका ये हो गया बड़े बड़े टाइटल्स लगाना। एक तरीका ये हो गया कि जो राजा होते थे उनके जो पोएट्स होते थे या ऐसे पोएट्स जो उनसे कुछ मांगने की लालसा में उनके लिए प्रशस्ति लिखते थे, एंड जब वो प्रशस्ति लिखते थे तो ऑब्वियसली उसको कहीं छापा जाएगा। एंड जब वो इंस्क्रिप्शंस के रूप में या तो रॉक एडिट या माइनर रॉक एडिट या पिलर इंस्क्रिप्शन, इसके फॉर्म में जब वो कहीं पे लगाया जाता था तो इससे लोगों को उस राजा के बारे में पता चलता था एंड लोग उसकी इज्जत करना शुरू करते थे। ऐसे वो सोशल एक्सेप्टेंस कमाता था। तो प्रशस्ति वॉज ऑल्सो अ टूल टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, एक सोशल एक्सेप्टेंस गेन करने का टूल था। तो प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली रेफर करती है समुद्रगुप्त को, क्योंकि अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कोई सा मलेच्छ का कॉन्सेप्ट नहीं था या सोसाइटल एक्सेप्टेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मॉडर्न्स के बारे में भी कहा जाता है कि क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश नहीं करी अपने आप को प्रूव करने की, क्योंकि अचीवमेंट्स डोंट लाइक, क्योंकि आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपकी जो क्षमता है वो झूठ नहीं बोल सकती, वो ट्रांसपेरेंट रहती है हमेशा। अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य कैन नॉट बी द आंसर। उसके बाद कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त बसते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई है। कुमारगुप्त भी गुप्त वंश से थे, लेकिन बहुत दिनों बाद आते, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं कुमारगुप्त। तो ये आप देखेंगे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे, उसके बाद हमारे कुमारगुप्त आएंगे। एंड कुमारगुप्त की ही सिस्टर थी वो प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। प्रभावती गुप्त एक बहुत वेल्दी महिला थी, बहुत केपेबल महिला थी, जो कि वकाटका डायनेस्टी में जिनकी शादी होती है एंड जो बहुत दिनों तक एज अ रीजेंट ऑफ हर सन, क्योंकि उनके हस्बैंड की मृत्यु जल्दी होगी तो उनके माइनर लड़के को बिठा दिया गया जो 18 साल से कम का था, तो उसके गार्डियन के तौर पे वो पूरे किंगडम को रूल करती है, बहुत बेहतरीन रूल करती है।
तो दिस इज द कनेक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी समुद्रगुप्त, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति उन्हीं को संबोधित करती है। बहुत सारी अलग अलग ग्लोरीफाइंग चीज़ें उनमें लिखी गई है, जो हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो बहुत। बहरहाल आगे चलते हैं 145वें क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति वॉज इंस्क्राइब्ड इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया। जो प्रशंसा करी है समुद्रगुप्त की एंड किसने करी है उससे, उस पर भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करी गई है वो किस लैंग्वेज में करी गई है, क्या वो प्रकृत में करी गई है, क्या संस्कृत में करी गई है, पाली में करी गई है, या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आपको एक हिंट दे दिया जाए कि संस्कृत चूंकि 500 BC के बाद चलन तो शुरू हो गया था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा इसका ऑफिशियल यूज ही होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की तो इसको लिखा गया 4th सेंचुरी CE के आसपास, यानी कि संस्कृत के आगमन के ठीक 800-700 सालों बाद। तब तक क्या होता है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा हल्की होती जाती है। आर्किक संस्कृत तो एकदम नहीं पढ़ने लायक था, फिर धीरे धीरे वेदांगा का कंपाइलेशन शुरू होगा, उपनिषदों को कंपाइल किया जाएगा, तो वहाँ पे जो संस्कृत थी वो बहुत आसान थी। तो अब जो लोग थे वो संस्कृत आसानी से पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, इसीलिए जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको संस्कृत में लिखा गया है। जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन मोस्टली प्रकृत में है, बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स मोस्टली पाली में है, अगर हम हीनियन बुद्धिज्म की बात करें, महायान बुद्धिज्म के तो संस्कृत में है। वैसे ही संस्कृत में भी जो समुद्रगुप्त हैं उनके इंस्क्रिप्शन बहुत सारे हैं। संस्कृत उस जमाने तक आम लोगों की भाषा नहीं बनी थी, लेकिन आम लोग उसको पढ़ना जान गए थे, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मतलब निकालते हैं, वो बहुत सारे लोग जान चुके थे ऑलरेडी। दैट इज वाई द प्रयाग प्रशस्ति वॉज इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। एंड प्रयाग प्रशस्ति कहाँ लोकेटेड है, तो इलाहाबाद में अशोका ने एक बहुत बड़ा पिलर बनवाया, जहाँ पे एक लायन कैपिटल भी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। तो वहीं पे जो समुद्रगुप्त है उन्होंने साइड में एक प्रशस्ति लिखी है, समुद्रगुप्त के लिए एक प्रशस्ति लिखी गई है, किसने लिखी है वो अभी नहीं बताया जाएगा आपको। समुद्रगुप्त के लिए जो प्रशस्ति लिखी गई, जो प्रशंसा पत्र लिखा गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई भी उनको वरुण से कंपेयर किया गया, उनको इंद्र से कंपेयर किया गया, कहा गया कि उनसे ज़्यादा दयालु आदमी आज तक पृथ्वी पे नहीं हुआ। ये सारे कोट इसलिए करते ताकि उनको जगह मिल जाए किंग के क्लोज अलाइज में, एंड फिर वो आगे बढ़ेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। सो दैट वॉज द 155th क्वेश्चन। उसके बाद 146वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि टाइटल लाइक सन ऑफ हेवन वेयर रिक्वायर्ड बाई, कि स्वर्ग के पुत्र जैसा शीर्षक मतलब अपने नाम के आगे जो चीज़ें लगाई जाती है, महाराजा धीराज हो गया, चक्रवर्ती हो गया, ऐसे ही स्वर्ग के पुत्र जैसे शीर्षक कौन लगाते थे, किन के द्वारा प्राप्त किए गए थे। क्या वो चाइनीज रूलर लगाते थे, या शुंग रूलर लगाते थे, या शक रूलर लगाते थे, कुषाण रूलर लगाते थे। स्वर्ग के पुत्र, याद रखिएगा आप, स्वर्ग के पुत्र जैसा शीर्षक किसके द्वारा प्राप्त किए गए, किसके एविडेंसेस के द्वारा प्राप्त किए गए। तो अगर हम टाइटल्स की बात करें तो टाइटल्स क्यों लगाए जाएंगे, हमने अभी भी बात की कि बहुत सारे रूलर्स थे जिनको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी, तो एक तरीका वो ये अपनाते थे कि वो टाइटल बड़े बड़े लें एंड अपने आप को ग्लोरीफाई करें। टाइटल ऐसे कि कोई सोच ना सके, जैसे स्वर्ग के पुत्र, ये भगवान का बेटा। या आप दूसरी चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पोएट या कोर्ट पोएट को कहें कि मेरे बारे में प्रशस्ति लिखो, मेरी प्रशंसा करो, एंड जिसको मैं जगह जगह छपवाऊंगा ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चल सके एंड दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मी। सन ऑफ हेवन, स्वर्ग के पुत्र जैसे जो टाइटल थे वो चाइनीज रूलर्स लगाया करते थे। ऐसा ही जो उटपटांग टाइटल वो कुषाण भी लगाते थे, लेकिन उनका सन ऑफ हेवन नहीं होता था, सन ऑफ गॉड टाइप होता था, सन ऑफ गॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था कि वो भगवान के लाइक। चाइनीज रूलर तो लाइक सन ऑफ हेवन, शुंग रूलर्स ऐसा कुछ नहीं लगाते थे, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एंड शकाज के पास भी हमें ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले कि वो ऐसा उटपटांग टाइटल लगाते होंगे या शीर्षक लगाते होंगे। दैट वॉज द सिनेरियो। उसके बाद जो हमारा 147वां क्वेश्चन है, द 7th क्वेश्चन ऑफ लेवल 1 की कनिष्क बिलोंग टू विच एम्पायर। कनिष्क बहुत बड़े रूलर थे, आपके बुक में उनका बहुत बड़ा जिक्र है, उनका एक पोर्ट्रेट भी है, तस्वीर भी है उनकी। तो कनिष्क किस साम्राज्य से संबंधित थे, क्या वो शक रूलर थे, क्या वो सतवाहन रूलर थे, क्या वो कुषाण रूलर्स थे, क्या वो गुप्त रूलर थे। आपको इन चारों में से सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो होप कि आप सबने इसका जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में। नाउ शुरुआत करते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के साथ कि कनिष्क का किस साम्राज्य से संबंध था। कनिष्क बेसिकली कुषाण रूलर थे। सातवाहन तो इंडिया के ही हैं। कनिष्क एक मलेच्छ थे, माना जाता है कि ये बाहर से आए थे। कुषाण भी बाहर से आए थे, वो भी इंडियन नहीं है। तो यहाँ पे बाहर से 2 ही लोग आए, शक आए हैं या कुषाण आए हैं। बाकी सातवाहनास भी आंध्रा से निकले हैं एंड गुप्त तो हमारे नॉर्थ इंडिया से। तो गुप्त और सातवाहनास तो ऐसे भी नहीं होंगे। कुषाण या शक में अगर आपको डाउट है तो कुषाण रूलर थे, कनिष्क बहुत बड़े। कुछ रूलर्स, आप अगर शक डायनेस्टी की बात करें तो आप रुद्रदमन का हमेशा नाम याद रखें। अगर सातवाहन डायनेस्टी की बात करें तो आप गौतमी पुत्र शतकर्णी। एंड ये गौतमी पुत्र का क्या मतलब है, ये जब आपने केशव क्लास की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो लोग मैट्रिलिनी को फॉलो करते थे। तो सातवाहना जब रूलर की बात हो तो गौतमी पुत्र शतकर्णी बहुत फेमस है। कुषाण में कनिष्क। एंड कुषाण रूलर्स में एक और खास बात है जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उस पर एमसीक्यू भी आएगी। कुषाण रूलर्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स इशू किया था। एंड जब गोल्ड कॉइन की बात आती है तो एक बात और ध्यान में रख लें कि सबसे बेहतरीन गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, गुप्ताज ने। सबसे पहला गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, कुषाण। लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे उच्च क्वालिटी का जो गोल्ड कॉइन होता था वो गुप्ताज ने इशू करा था। दैट वॉज अ सिनेरियो। कनिष्क की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं।
कनिष्क के समय में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी 78 BC के अराउंड, सॉरी सी के अराउंड। एंड वहीं पे जो बुद्धिज़्म का 2 ब्रांच में टूटना है, एक हीनयान जिसको हम थेरावाडा कहते हैं एंड एक महायान, ग्रेटर वे के वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे कनिष्क एक बहुत कंप्लीट पर्सनालिटी है, एक्सपेंशनिस्ट भी थे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स भी थे, पैट्रोनेज भी देते थे एंड मथुरा तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। मथुरा में भी इनका एक पोर्ट्रेट मिला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कनिष्क, दिस इज़ ऑल अबाउट द कुषाण एम्पायर। उसके बाद 148वें क्वेश्चन में देखेंगे तो विच रीजन डज नॉट कम अंडर द टेरिटरी ऑफ तमिलाकम। जब हमने साउथ इंडिया के रजवाड़ों के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि ये सारे जो है तमिलाकम की टेरिटरी में रूल करते थे, चाहे वो चोलास हो, चाहे वो चेड़ास हो, चाहे वो पांड्यास हो। अब हमें ये बताया कि तमिलाकम की टेरिटरी में किस स्टेट के इलाके, आज के मॉडर्न इंडिया के किस स्टेट के इलाके नहीं आते हैं। क्या आंध्र प्रदेश के इलाके नहीं आते हैं, या महाराष्ट्र के इलाके नहीं आते हैं, या केरल के इलाके नहीं आते, या तमिलनाडु के इलाके नहीं आते। आपको बताना कि कौन से राज्य के इलाके आज की तब की तमिलाकम की टेरिटरी में नहीं आते थे। तो आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा, चोला, चेड़ा, पांड्या, थोड़े से 2-4 लाइन्स के स्टेटमेंट को देखा होगा जो कि शुरुआत में ही है आपके इस कंटेंट के, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो द आंसर विल बी, जब आप तमिलाकम की टेरिटरी को देखते हैं तो हियर इज द मैप ऑफ तमिलाकम। यहाँ पे देखिए दिस इज द पोर्शन ऑफ तमिलनाडु, दिस इज द पोर्शन ऑफ केरला। यहाँ पे हमारा कुछ कर्नाटक का पोर्शन है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का पोर्शन हो गया, तेलंगाना का पोर्शन हो गया। इसमें ऊपर अगर आप जाएंगे, ये भी कर्नाटक ही है, ऊपर अगर आप जाएंगे तो बस एक स्टेट बचता है, दैट इज महाराष्ट्र। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी पोर्शन इंक्लूडेड है, केरला के भी इंक्लूडेड है, तमिलनाडु के भी इंक्लूडेड है, लेकिन आंध्र प्रदेश का कोई पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। एंड तमिलाकम की टेरिटरी में अपार्ट फ्रॉम इन सारे इलाकों के श्रीलंका के भी कुछ पोर्शन इंक्लूडेड थे। तो तमिलाकम की टेरिटरी में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब की टेरिटरी तो आती ही थी। इसके अलावा श्रीलंका की भी टेरिटरी आती थी, क्योंकि जब आप चोलास के बारे में पढ़ेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस श्रीलंका में भी था। राजेंद्र चोल हो गया, राजा चोल हो गए, सब बहुत बड़े एक्सपेंशनिस्ट थे। राजेंद्र चोल के समय में तो कहा जाता था कि बंगाल की खाड़ी में पूरी तरीके से चोलास का इन्फ्लुएंस था, कोई भी शिप बिना उनको पैसा दिए नहीं निकल सकती थी। तो ही इज बेसिकली वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। उसके बाद 149वें क्वेश्चन को देखते हैं, विच शका रूलर रिपेयर द सुदर्शन लेक ऑफ गिरनार। गिरनार एक जगह है गुजरात में, हमने पिछले वीडियो में कवर करा था गिरनार को, शुका के मेजर डॉक एडिक्ट को लोकेट करते वक्त। तो गिरनार में एक झील है, सुदर्शन झील, जिसको ओरिजिनली बनाया था मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके एक ऑफिशियल थे, वो बनवाते हैं। गिरनार गुजरात में पड़ता हमारा। वो झील ना टूट जाती है, उसको रिपेयर कोई रूलर करवाते हैं, शक रूलर होते हैं वो। कौन से रूलर, इन तीनों में से, इन चारों में से, क्या वो रुद्रदमन प्रथम थे, क्या वो रुद्रसेन फर्स्ट थे, क्या वो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, या इन तीनों में से कोई नहीं। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं गिरनार में जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवाता है तो आपको डी ऑप्शन को चुनना है। नहीं तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको लग रहा है जो कि शक रूलर भी है एंड जो गिरनार लेक को रिपेयर भी करवाता है, देन यू कैन चूज योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। तो होप कि आप इसका भी जवाब देंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बाद में आपका सही हो या गलत हो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज आप गलत करेंगे तभी आप कल सही कर पाएंगे। द थिंग विच मैटर्स इज कि आप कितना अटेम्प्ट करते हैं। तो गिरनार गुजरात में लोकेटेड है एंड वहाँ पे जो झील बनाई गई है सुदर्शन झील, ये मौर्यन एम्पायर के दौरान बनाई गई थी। जो पहले मौर्यन रूलर थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके एक मिनिस्टर ने बनवाई थी, उनके एक ऑफिशियल ने बनवाई थी एंड वो धीरे धीरे जर्जर होती जाती है। तो उसको क्या है ना, शक रूलर एक आते हैं। एंड हमने आपको कहा था कि जब आपको 2-4 डायनेस्टी के बारे में बताया कि जब सतवाहनास का जिक्र हो तो आप गौतमीपुत्र शतकर्णी का नाम रखेंगे। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि गौतमीपुत्र शतकर्णी भले ही इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया होगा, लेकिन ये शक डायनेस्टी से तो बिलोंग नहीं करते, ये सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते, तो इस ऑप्शन को मैं ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना है। इसके अलावा हमने देखा था जब कुषाण डायनेस्टी की बात करें तो आप कनिष्क नाम के रूलर का ध्यान में रखें। शक डायनेस्टी की बात हो तो आप किसका ध्यान रखें, रुद्रदमन प्रथम का। रुद्रदमन वॉज द मोस्ट फेमस शक रूलर। क्यों फेमस थे? क्योंकि उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को अपनाया, इंडिया की लैंग्वेज को सीखा, इंडिया के रिचुअल्स को रिस्पेक्ट दी एंड बहुत ज़्यादा इनको पब्लिक एक्सेप्टेंस मिली थी, पॉपुलर थे बहुत ज़्यादा अपने प्रजाओं के बीच। एंड वो काम भी ऐसा करता है, लाइक सुदर्शन झील को रिपेयर भी यही करवाते हैं। ये झील जो बहुत सालों पहले बनवाई गई थी मौर्यन एम्पायर के दौरान, इसको रुद्रदमन प्रथम रिपेयर करवाते, फिर बाद में फिर जर्जर होगी तो गुप्ता एम्पायर के दौरान कुमारगुप्त जो है वो इसको फिर से रिपेयर करवाएंगे। कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुमारगुप्त थे शायद, वही इसको फिर से रिपेयर करवाते हैं। दैट इज़ द सिनेरियो। तो गिरनार में जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रुद्रदमन प्रथम को। तो आप देख सकते हैं कैसे ये लोकल ट्रेडिशन एंड लोकल मॉन्यूमेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इन्हीं कारणों से ये एंड हमारे कनिष्क, ये सब वाहिद मतलब यूनिक ऐसे मलिक्ष रूलर थे जो बाहर से आए थे। मलिक्ष मतलब बाहर से आने वाले रूलर्स जिनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता। तो ये एंड कनिष्क हो गए सब ऐसे वाहिद
मलिक रूलर थे जिनको कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो बहुत अपने प्रजाओं के बीच बहुत पॉपुलर थे एंड जिनको पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत मिली थी, जिनको पब्लिक बहुत ज़्यादा चाहती थी। तो दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, लेवल 1 का 150वां क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने ये देख लिया कि ये किसके लिए लिखी गई थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि किसने लिखा है, क्या कालिदास ने लिखा है, क्या बाण भट्ट ने लिखा है। आपको ये बताना कि बाण भट्ट किसके राज्य में थे, ये भी बताना। हरिसेन ने लिखा है या आर्यभट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट किसके राज्य में काम करते थे, किस राजा के अंदर काम करते थे, आपको ये भी जवाब देना एंड मेरे एक्सप्लेन करने से पहले जवाब देना है। तो क्या वो कालिदास थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, क्या वो बाण भट्ट थे, क्या वो हरिसेन थे, क्या वो आर्यभट्ट थे। इन चारों में से कौन आपसे सही जवाब की उम्मीद की जाती है कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में, एंड बहुत ही सोच समझ के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। एक एक करके अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले बाण भट्ट से शुरू करते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के समय के थे। आपके बुक में दिया भी हुआ है कि इन्होंने हर्षचरित की रचना की है, जिसमें हर्षवर्धन के समय की सारी चीज़ों को बताया गया है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, रूरल इलाके कैसे थे, बुद्धिज्म कैसे एक्सपैंड कर रहा था, स्प्रेड हो रहा था। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के समय के थे एंड ये जो प्रयाग प्रशस्ति वो किसके लिए लिखी गई है, समुद्रगुप्त के लिए। तो बाण भट्ट तो कतई ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय के हैं एंड ये लिखी गई है समुद्रगुप्त के लिए। तो दो अलग अलग रूलर है, जो बहुत टाइम फ्रेम का गैप है, बहुत टाइम का गैप है। समुद्रगुप्त के बहुत दिनों बाद हमारे पास हर्षवर्धन आते हैं। बाण भट्ट कतई नहीं हो सकते। फिर कालिदास की बात करें तो कालिदास भी नहीं होंगे क्योंकि कालिदास जो है वो समुद्रगुप्त के लड़के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ काम करते थे, उनके दरबार में थे। ऐसे ही आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में थे। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। अल्टीमेटली द ऑप्शंस व्हिच वी हैव लेफ्ट विथ इज हरिसेन, जो हमारे सी है। तो ये हमारा ऑप्शन है वो सही होगा। सही, कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ थे, तो वो कैसे प्रयाग प्रशस्ति लिख सकते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, तो वो भी नहीं लिख सकते। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे एंड इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें भारी भरकम ग्लोरीफाई करा गया है। समुद्रगुप्त की तुलना करी गई है इंद्र से, वरुण से, कुबेर से, कहा गया कि बहुत कंपैशनेट है, क्या जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रयाग प्रशस्ति में लिखी गई। प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हमने पूछा है आगे लेवल 3 में, उसमें 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली। तो आप प्रयाग प्रशस्ति जैसे हाईलाइटेड सोर्सेज को हमेशा ध्यान में रखें, इससे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेवल 1 खत्म होता है। होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। किसका सही हुआ किसका गलत हुआ डज नॉट मैटर। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आज अगर आपके गलत होंगे क्वेश्चन, तभी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में सही अटेम्प्ट करके आएंगे। जितना ज़्यादा आप गलत अटेम्प्ट करेंगे, फेलियर इज द साइन ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा आप फेल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बशर्ते कि आप अपने फेलियर से सीख रहे हैं। जो गलती आप आज करते थे वही आप कल भी कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द साइन ऑफ सक्सेस। ये को आप सक्सीड नहीं होने वाले। ऐसे में आप एक गलती करते फिर दूसरे दिन नई गलती करते। दिस इज द पाथ यू शुड अचीव। आप नई नई गलतियाँ करते जाए एंड उससे सीखते जाएं। तो आप कभी भी अटेम्प्ट करने से पीछे ना हटे क्वेश्चंस, कभी भी नहीं। आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप अटेम्प्ट करें। जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी एग्जाम में एक्यूरेसी की। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर वो सही होगा। सो दैट्स इट इन द लेवल 1। उसके बाद आगे आते हैं लेवल 2 को देखते हैं। लेवल 2 में हमारे पास चूज द कैरेक्टर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वाला भी एक क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सही जवाब या गलत जवाब वो बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो अब आगे चलते हैं, लेवल 2 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 151वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ चीफ इज नॉट करेक्ट। हमने देखा था कि मॉडर्न एम्पायर के विध्वंस होने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद, 2 टाइप की हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। एक चीफडम जिसको सरदार रूल करते थे, एक किंगडम जिसको राजाओं द्वारा रूल किया जाता था, जो कि कंप्लीट मोनार्की होती थी। तो जो चीफडम के चीफ होते थे, सरदार होते थे, उनकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताने कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट कोइंसाइडिंग विद द रोल ऑफ चीफ, मतलब जो सरदार की भूमिका से मिलते जुलते नहीं है। तो पहला जो हमारे पास कथन है दैट इज सरदार का पद हमेशा स्थायी, मतलब ऑल टाइम परमानेंट होता था एंड अनुवांशिक होता था, हेरिडिटी होता था, मतलब सरदार के मरने के बाद उनका लड़का ही दूसरा सरदार बनेगा। फिर उसके बाद कि विजय के लिए सरदारों के पास नियमित सेना होती थी। सरदारों के पास चीफडम्स के पास, मतलब जो चीफडम यानी कि जो रजवाड़े होते थे, इनके पास हमेशा से नियमित सेना, रेगुलर आर्मी होती थी। तीसरा कि सरदार के राजस्व का जो मुख्य स्रोत था, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, कि उनके जो राज्य के लोग गिफ्ट दिया करते थे, नजराने दिया करते थे, पैसा दे दिया, फल फूल दे दिया, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताने कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, कथन कौन सा सही नहीं है। क्या केवल पहला कथन सही नहीं है, या पहला और दूसरा दोनों कथन सही नहीं है, या पहला और तीसरा दोनों कथन सही नहीं है, या नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों कथन जो है वो सही है, कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है। सो बहुत सोच समझ के अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको हर एक स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत गौर से, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे वर्ड्स में ना पूरा आंसर छुपा होता है।
तो होप कि आप इसका सही जवाब देंगे एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट अगेन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पीछे मत हटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, प्लीज़ डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया हो। अब आगे आते हैं आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, द पोजीशन ऑफ चीफ वॉज परमानेंट एंड हेरिडेटरी। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जब हमने किंगडम्स एंड चीफडम्स में देखा तो मेजर जो डिफरेंस था किंगडम्स एंड चीफडम में वो यही होता था कि राजा जो होते थे उनकी पोजीशन परमानेंट होती थी, लेकिन जो सरदार होते थे उनकी पोजीशन टेम्पररी होती थी। एंड उसके अलावा सरदार का लड़का सरदार बने ये कहीं भी गारंटीड नहीं था, लेकिन राजा के बाद 100% चांस है कि उसका लड़का ही राजा बनेगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट ए का मेंशन जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी को डिस्कार्ड कर दिया हमने क्योंकि इसमें तो वन का मेंशन ही नहीं है। उसका दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो चीफडम्स यानी कि रजवाड़ों के पास रेगुलर आर्मी होती थी फॉर द कॉन्क्वेस्ट। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रेगुलर आर्मी। जब हमने डिफरेंसेस को देखा था वन शॉर्ट लेक्चर में चीफडम्स एंड किंगडम्स के बीच, तो किंगडम्स एंड चीफडम में डिफरेंस यही था कि एक तो सरदार की जो पोजीशन है वो टेम्पररी होती थी, राजाओं की पोजीशन परमानेंट होती थी। सरदार की पोजीशन हेरिडेटरी भी नहीं होती थी कि उसके मरने के बाद उसका लड़का सरदार बनेगा, लेकिन राजाओं के मरने के बाद राजा का जो लड़का है राजकुमार है वही राजा बनता था। उसके अलावा जो किंगडम्स थे उनके पास रेगुलर आर्मी होती थी, ट्रेंड आर्मी होती थी, लेकिन चीफडम्स के पास रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। वो अपने अंदर ही लोगों को रिक्रूट कर लेते थे जब जरूरत होती थी कॉन्क्वेस्ट करने की या देश को बचाना होता था, तो अपने अंदर के ही लोगों से काम लेते थे। तो रेगुलर आर्मी चीफडम्स के पास नहीं होती थी। धीरे धीरे जब वो किंगडम बनते थे, एम्पायर में तब्दील होते थे, तब उनके पास आर्मी आती थी। जैसा हमने महाजनपद के केस में देखा, बहुत सारे महाजनपदों की रेगुलर आर्मी थी, बहुत सारे महाजनपदों की रेगुलर आर्मी नहीं थी। लेकिन जब वो सारे महाजनपद धीरे धीरे अंपायर्स में तब्दील होते हैं तब उनके पास रेगुलर आर्मी आती है, बहुत भीषण आर्मी आती है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो चीफ्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। कि चीफ का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था कि जो गिफ्ट उसको मिलते थे, जो सबऑर्डिनेट्स उनको पैसा देते थे, या इसके अलावा भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता था जो उनको फॉरेन ट्रेड से मिलता था। मतलब एक रास्ता है, चीफडम मान लेते हैं चोला चीफ की बात करें तो उनके अख्तियार में समुद्री एक्सेस है, कुछ दूर तक समुद्री जो रूल है वो उनके अंदर है, तो उस बीच से जो भी जहाज़ गुजरेगा उससे कुछ पैसा ले सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड से भी वो लोग पैसा लेते थे। तो चीफ की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी वो ये थी कि अपने पीपल से वो गिफ्ट लेते थे एंड फॉरेन ट्रेड से कमाते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड ऐसा एक सोर्स भी है, जब आपने एक सोर्स है सिलापट्टिकरम का, जो कि संगम लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संगम लिटरेचर में 3 मेन लिटरेचर है, सिलापट्टिकरम एक सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर में से एक। उसमें कहा गया है कि पांड्या चिप के बारे में बताया गया कि जब वो अपने गांव में जाता है, वो सरदार है पूरे उस इलाके का, जब वो एक छोटे से गांव में जाता है तब कितने लोग उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाते हैं, मयूर का पंख लाते हैं, बाकी खाल लाते हैं, शहद लाते हैं, फल लाते हैं, फूल लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो कैसे वो गिफ्ट्स वगैरह उनको मिलते थे। तो चीफ्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इसके अलावा चीफ पैसा कहाँ से कमाते थे, तो फॉरेन ट्रेड में जो भी रास्ता उनके अंदर आता था, जैसे मान लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड होता है रोम से साउथ इंडिया के बीच, तो मान लेते हैं कि मदुरई में चोलाज का रूल चलता है, वहाँ से साड़ियाँ बहुत जाती हैं, वहाँ से मनके पर्ल्स बहुत जाते हैं, मोतियाँ बहुत जाती हैं। तो वो फॉरेन ट्रेड से ऐसे सामानों की आवाजाही में कुछ टोल टैक्स वगैरह लेके कमा सकते हैं। लेकिन मेजर सोर्स ऑफ इनकम ये होता था, गिफ्ट वगैरह जो उनको मिलते थे, जो नजराने मिलते थे उनको अपने लोगों से, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द चीफ्स ऑफ चिफडम। एंड मेजर पॉइंट्स क्या है कि चीफ की जो पोजीशन है वो हमेशा टेम्पररी होती थी, पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती थी। चिफडम्स के पास बहुत रेयरली आप देखेंगे कि रेगुलर आर्मी होती थी, बहुत कम चिफडम के पास रेगुलर आर्मी होती थी। वो लोग मिलिशिया पे डिपेंड करते थे, ऐसे लोग जो उनके अंपायर के ही हैं, जब काम पड़ा तो हम उनसे ही मदद लेते थे, उनसे ही लड़ाई लड़वाते थे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पहले और दूसरे स्टेटमेंट का जिक्र है, क्योंकि पहला दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी में ही पहले दूसरे स्टेटमेंट का जिक्र है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर गिवन। और तो यही दोनों हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द रोल ऑफ चीफडम्स में। सो अब आते हैं 152वें क्वेश्चन के ऊपर, 152nd क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें पूछा गया आपसे कि रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ सामंत की स्थिति के संबंध में, उनके ओहदे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट है। सबसे पहला कथन कि कमजोर शासकों को उनके सामंतों का समर्थन प्राप्त था। दूसरा कि सामंतों के पास लोकल रिसोर्सेज का एक्सेस होता था। तीसरा कि सामंतों ने युद्ध में राजाओं को समर्थन देने के लिए, यानी कि सपोर्ट देने के लिए किंग्स को एक आर्मी अपने अंदर रखते थे, कुछ रेगुलर आर्मी जिनको वो खुद पे करते थे। तो सामंत पहली बात है कौन, इसके ऊपर हमने बहुत एक बढ़िया लेक्चर बनाया है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया जाएगा। बेसिकली होता है कि 4वीं शताब्दी के बाद आपको पहले ऑप्शन बता दिया जाए इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। मतलब क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, या दूसरा तीसरा दोनों सही है, या पहला तीसरा दोनों सही है। तो आपको सही आंसर को पिक करना है। या तो अगर आप ये देखेंगे तो सामंत कौन है, 4th सेंचुरी सी के बाद क्या होता है कि जो रूलर्स आते हैं वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो जब इनकी टेरिटरी बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़ी होती है, तो इनसे उतना साम्राज्य संभाला नहीं जाता।
तो वो कुछ कुछ लोगों को नियुक्त कर देते कि भाई तुम वहाँ के गवर्नर बन जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी गांव है, तुम इसको रूल करो। एंड धीरे धीरे क्या होता था कि जब ये राजा कमज़ोर होने लगते थे तो ये जो सामंत होते थे वो अपने आप को पावरफुल बना के इन्हीं राजा के तख्ता पलट कर देते थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया कि वीक रूलर्स वेर सपोर्टेड बाय दियर सामंता। सामंतों के ऊपर बहुत बढ़िया लेक्चर में लिया, उसमें साड़ी ही तहों को हमने खोला, साड़ी परतों को खोला। तो वीक रूलर्स जो थे वो सामंतों द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाते थे। जब भी सामंत देखते थे कि जो हमारे राजा हैं वो वीक हो रहे, कमज़ोर हो रहे, तो वो क्या करते थे, तख्ता पलट कर देते थे, वो अब खुद राजा बनेंगे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप देखें तो कहा जाता है कि गुप्ताज जो थे, जो पहले गुप्त रूलर है श्रीगुप्त, वो सामंत थे कुषाण अम्पायर में। जब कुषाण अम्पायर डिक्लाइन होता है तो वो क्या करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं, खुद की एक डायनेस्टी बना के अम्पायर शुरू कर देते हैं। तो वीक रूलर्स वेर नॉट सपोर्टेड बाय दियर सामंताज। तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में आएगा उसे मैं डिस्कार्ड करते हैं ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी को। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सामंता हैड द एक्सेस ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कि इनके पास स्थानीय संसाधनों की पहुंच होती थी। एकदम सही है, राजा इसको स्थानीय संसाधनों का एक्सेस देते थे कि आप इससे टैक्सेस कलेक्ट करें एंड कुछ पोर्शन खुद रखें, कुछ पोर्शन हमें दें। एंड जो पोर्शन आपको खुद रखना है उससे आपको क्या करना है, अपनी मेंटेनेंस करनी है आर्मी की, एंड अपनी भी जो मेंटेनेंस, आपकी लग्जरियस लाइफस्टाइल उसको भी मेंटेन करना है। तो सामंत रेगुलर आर्मी भी एक मेंटेन करते थे। ये किंग का ऑर्डर था कि आपको एक रेगुलर आर्मी मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि अभी अगर मेरे अंदर जो आर्मी है एंड आप भी अगर मेंटेन करोगे तो क्या होगा कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, संकट आएगा, कभी अटैक करना होगा या हम पे अटैक होगा, तो मेरी भी आर्मी रहेगी, आपके अंदर भी आर्मी रहेगी, एंड इससे बहुत एक हमारे पास बहुत बड़ा एक मिलिट्री बेस बन जाएगा, एंड इससे हम लोग किसी भी अटैक को ओवरकम कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। सामंत रेगुलर आर्मी भी मेंटेन करते थे सपोर्ट करने के लिए किंग्स को, हाँ, लेकिन मजबूत किंग्स को। सामंतवाद या फ्यूडलिज्म तब सही रहा है जब तक अम्पेरर्स मजबूत थे। जैसे औरंगजेब के समय में बहुत बढ़िया सामंत थे, अशोका के समय तो सामंत थे ही नहीं, लेकिन जो गुप्ता अम्पेरर्स हैं उनके ज़माने में भी सामंत होते थे। तो गुप्ता एम्पायर जो बड़े बड़े थे, जैसे समुद्रगुप्त हो गए, जैसे हमारे पास कुमारगुप्त हो गए, ये सब बहुत ताकतवर रूलर थे, तो सामंत भी इनके अंदर दब के रहते थे एंड इनका हुक्म मानते थे, उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डिक्लाइन होती है वैसे वैसे ही आगे बढ़ेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे एंड अल्टीमेटली क्या करेंगे, खुद को बिठा लेंगे गद्दी पे। सो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सामंतों के पास लोकल रिसोर्सेज का एक्सेस भी होता था एंड वो एक रेगुलर आर्मी भी मेंटेन करते थे किंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि किंग ऑर्डर देते थे भाई कि तुम्हें ये करना ही है, इसके बदले तुम जो टैक्स कलेक्ट करते हो उसको कुछ पोर्शन रख लो उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, लेकिन तुम्हें आर्मी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है कि सामंत किसी भी कमज़ोर शासक को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, वो कमज़ोर शासक को हमेशा निकलने के फिराक में रहते थे। सो दैट वॉज द 152nd क्वेश्चन। सो अब आगे आते हैं 153वें क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज बेसिकली आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने 2 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब बारी आती है एक कैरेक्टर को पहचानिए। यहाँ पे 2 क्लू दिए जाएंगे आपके सामने। द क्लूज आर, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, एंड बहुत ईजी है ये कैरेक्टर को पहचानना। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त एंड ही रोट प्रयाग प्रशस्ति, की इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी एंड ये समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थी। तो हु वॉज द कैरेक्टर, जिसका क्लू यहाँ पे दिया हुआ है? क्या वो समुद्रगुप्त है, क्या वो कालिदास है, क्या वो सुश्रुत है, क्या वो हरिशेन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे एंड सही जवाब देंगे इसका। होप कि आप सबने इसको अटेम्प्ट किया है। समुद्रगुप्त तो हो नहीं सकते बिकॉज ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है, तो दिस कैन नॉट बी। समुद्रगुप्त खुद के दरबार के खुद कवि तो हो नहीं सकते। कालिदास, अगेन हमने कहा था कि कालिदास प्रयाग प्रशस्ति नहीं लिख सकते क्योंकि ये समुद्रगुप्त के बेटे के कंटेम्पररी है, तो ही कैन नॉट राइट, ही कुड नॉट राइट द प्रयाग प्रशस्ति। सुश्रुत वॉज नॉट अ पोएट, ये एक मेडिकल सर्जन थे। कहा जाता है कि फादर ऑफ सर्जरी हम सुश्रुत को मानते हैं। इन्होंने 700-800 BC के अराउंड सुश्रुत संहिता लिखी थी, जिनमें सर्जिकल साइंस, प्लास्टिक सर्जरी एंड कैसे डिस्प्लेस करा जाता है चीज़ों को, इनके बहुत सारे टूल्स हैं जो आप म्यूजियम में जाएंगे। वाराणसी में एक म्यूजियम है मान महल करके, वहाँ पे इनके टूल्स को रखा गया है। तो अगर आप अभी वाराणसी जाएँ तो उनका मान महल ज़रूर विजिट करें, वो एकदम घाट से लगा हुआ है। एक तो घाट का व्यू आएगा, ऊपर से सुश्रुत के बहुत सारे टूल्स वहाँ पे रखे हुए। तो सुश्रुत इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जिकल साइंस। ये तो पोएट है नहीं, तो इनको भी हटा दें। तो लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज हरिसेन, एंड हरिसेन ही समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे एंड उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। नाउ आगे बढ़ते हैं 154वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ सिक्के दिए गए हैं एंड आपने अगर चैप्टर पलटा कर देखा होगा एंड हमारे लेक्चर को देखा होगा तो आप इस सिक्कों से वाकिफ होंगे। यहाँ पे आपको बता रहे कि किस किंग को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है, इसका चित्रण करा गया है। क्या ये अशोक है, क्या ये कनिष्क है, क्या ये रुद्रदमन है, क्या ये तीन तीनों में से कोई भी नहीं है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से किसको इस सिक्के में चित्रण करा गया? इस सिक्के को आपको देख रहा है, इसको नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक गॉड है, यहाँ पे ना किसी डीटी को दर्शाया गया है। ये है हमारे किंग। आपको बता दें कि कौन से किंग है ये, अशोक है, कनिष्क है, या रुद्रदमन फर्स्ट है, या इनमें से कोई नहीं।
बहुत कॉमन सेंस लगा के भी आप जवाब दे सकते हैं, हमने इसका हिंट पहले बताया आपको इस वीडियो में। सो होप कि आपने अपना जवाब दे दिया होगा। अब एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले ये कॉइन कौन सा लग रहा है आपको, ये तो कोई कॉपर कॉइन नहीं है, ये कोई अदर मेटल का कॉइन नहीं, तो गोल्ड कॉइन लग रहा है, सोने के सिक्के हैं ये। तो सोने के सिक्कों को सबसे पहले इशू किसने करा था, कुशानों ने करा था। एंड कुशानों से बहुत पहले मौर्यस आते, तो अगर कुशानों ने गोल्ड कॉइन इशू किया तो मौर्यस के समय में तो गोल्ड कॉइन होगा ही नहीं, तो अशोका कहाँ से गोल्ड कॉइन इशू कर सकते हैं, इनको हमें ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद रुद्रदमन वॉज फ्रॉम शक डायनेस्टी, शक डायनेस्टी के लोग भी गोल्ड कॉइन नहीं इशू करते थे। गोल्ड कॉइन कुशानों ने करा, फिर सतवाहनाज करते हैं, फिर गुप्ताज करेंगे, तो रुद्रदमन को भी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। द ऑप्शन दैट वी हैव लिफ्ट विद इज कनिष्क। कनिष्क एक्चुअली कुशान रूलर थे एंड यहाँ पे उन्हीं की तस्वीर को दर्शाया गया। अब जब कनिष्क और नन ऑफ द अबव में आपको चुनना हो तो कनिष्क को लेके एक आपके पास इनके एडवांटेज में एक आइडिया ये है कि एक आर्ग्यूमेंट ये है कि कनिष्क कुशान रूलर थे, तो दैट कैन बी द आंसर। नन ऑफ द अबव को हम लोग बहुत रेयरेस्ट केस में चुनते हैं अपना आंसर। सो कनिष्क चूंकि कुशान रूलर भी थे एंड कुशानों ने ही पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किया था, सो दिस कॉइन इज डिपिक्टिंग द पोर्ट्रेट ऑफ कनिष्क। यहाँ पे कनिष्क को डिपिक्ट किया गया है। सो दिस कॉइन बिलोंग टू द कुशान एरा एंड कुशान एरा में ये कनिष्क को चित्रित कर रहा है, उनका चित्रण कर रहा है। एंड नाउ एक और पिक्चर यहाँ पे आपको देखनी है, ये भी आपके बुक में दिया गया, आपको बताने कि ये तस्वीर, एक तो ये बताने कि तस्वीर किसकी है एंड कहाँ से मिली है, ये प्रतिमा कहाँ पाई गई है, ये स्टैचू कहाँ पाई गई है। क्या ये स्टैचू गांधार में पाई गई है, क्या गिरनार में पाई गई है, तक्षशिला में पाई गई है या मथुरा में पाई गई है, इन चारों में से कहाँ पे पाई गई है। तो आपको बताना है सबसे पहले कि ये किसकी प्रतिमा है, किसकी ये मूर्ति है। देन आपको बताना है कि ये मूर्ति कहाँ से मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्वविदों को ये मूर्ति कहाँ से मिली है, वेयर दे फाउंड दिस स्टैचू। बहुत इत्मीनान से इस सवाल का जवाब दे। होप कि आपने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा। सबसे पहली चीज़ कि ये किन की मूर्ति है, तो ये मूर्ति हमारे कनिष्क की, कनिष्क की मूर्ति है एंड कनिष्क की मूर्ति हमें मिली है मथुरा में। तक्षशिला भी उनके अंतर्गत आता था, गिरनार नहीं आता था, गांधार भी आता था। तो गांधार, तक्षशिला और मथुरा तीनों हो सकते हैं। मथुरा वॉज द आप कह लें मोस्ट फारदेस्ट बाउंड्री, लेकिन मथुरा में इनकी एक प्रतिमा मिली है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें आप एलिमिनेट तो कुछ कर नहीं सकते। आपने अगर किताबों को पढ़ा होगा तो किताब में दिया हुआ है कि ये मथुरा से मिली है एंड किसकी मूर्ति है, कनिष्क की मूर्ति है, एक कुशान रूलर की मूर्ति है। तो हमने देख लिया कि जहाँ भी कुशान रूलर का जिक्र आएगा वहाँ पे कनिष्क का ही जिक्र आएगा, क्योंकि कनिष्क के अलावा कोई कुशान रूलर फेमस था ही नहीं कि जिसकी मूर्ति बनाई जाए। सो मथुरा में इनकी मूर्ति है, इसका जो सर है वो कटा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे रजवाड़ी लिबास में है ये, दो तलवारें रख के, एक बड़ा सा चोगा एंड जूते को पहन के। तो ये कनिष्क की मूर्ति है जो मथुरा में मिली है। मथुरा इनका एक प्रोविंशियल सेंटर हुआ करता था, बहुत दिनों तक कहते हैं कि मथुरा कुशानों की कैपिटल भी रही थी। दैट वॉज अ सिनेरियो। एंड मथुरा क्यों इतना फेमस है ना, क्योंकि मथुरा ना ट्रेड रूट पे पड़ता है, एक तो बहुत बड़ा इनका मार्केट था, ऊपर से मथुरा ट्रेड रूट पे पड़ता है। मथुरा होगी या हरियाणा से नॉर्थ वेस्ट होते हुए सेंट्रल एशिया के थ्रू टर्की जाते हैं, या फिर इधर आपको जाना हो, मिडिल ईस्ट जाना हो, पर्शिया जाना हो, तो आप उधर जाते हैं। मथुरा ट्रेड रूट पे पड़ता था, एक उत्तर पथ था, एक दक्षिण पथ था। जब हम फॉरेन ट्रेड को देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि उत्तर पथ क्या होता है, दक्षिण पथ क्या होता है, कैसे माहिष्मती और उज्जैन एक रास्ते पे लोकेटेड थे, कैसे मथुरा वगैरह, मगध वगैरह एक ट्रेड रूट पे लोकेटेड था, सिल्क रूट से कैसे कनेक्शन था, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सो दीज वेर द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 2। हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखा, ये इमेज तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, इसको पूछा जा सकता है, इस इमेज को पूछा जा सकता है। आप ध्यान में रख लें कि ये कुशान रूलर कनिष्क की मूर्ति है, को मथुरा से एक्सकेवेट किया गया, ये मथुरा मिली है। नाउ स्टार्टिंग द लेवल 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चन से आपका सामना होगा। देन उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो असर्शन रीजन में सबसे पहला जो असर्शन है, सबसे पहला जो अभिकथन है कि कुषाण शासकों ने देवपुत्र आदि की उपाधि धारण की, कि कुषाण रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक देवपुत्र। एंड रीजन का स्टेटमेंट क्या है कि द ऑब्सक्योर ओरिजिन ऑफ द रूलर्स फोर्स्ड देम टू क्लेम डिवाइन कनेक्शन टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। कि शासकों की अस्पष्ट उत्पत्ति, मतलब लोग उसकी उत्पत्ति को जानते नहीं थे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो शासकों की अस्पष्ट उत्पत्ति ने उन्हें लोगों का विश्वास जीतने के लिए ईश्वरीय संबंध यानी कि डिवाइन कनेक्शन को प्रूव करने पर मजबूर किया। अब आपको अच्छे से इत्मीनान रख के पहले ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। फिर इसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करना है, देन चेक करना है कि ये जो रीजन का स्टेटमेंट है वो अभिकथन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है। आप ये भूल जाए कि ये सेशन का स्टेटमेंट है, ये रीजन का स्टेटमेंट है, आप इन दोनों को एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट के तौर पर देखें। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं असर्शन के स्टेटमेंट के साथ कि द कुषाण रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक देवपुत्र। इन्होंने एक्चुअल में टाइटल्स अडॉप्ट किए थे, सन ऑफ गॉड टाइप के, देवपुत्र टाइप के, कनिष्क भी और भी उनके जो सक्सेसर्स आते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो द ऑब्सक्योर ओरिजिन ऑफ रूलर्स फोर्स देम टू क्लेम डिवाइन कनेक्शन टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल।
हमने क्या देखा था कि किंगशिप का नोशन बदलता है। जैसे जैसे बाहर से लोग आना शुरू होता है, चाहे शक हो चाहे कुषाण हो, तो ब्राह्मणों ने जो धर्म सूत्र लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि रूलर्स कौन होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। एंड ये लोग तो बाहर के मलिक चाहिए लोग, इनको तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ट्रेडिशन से ही कोई लेना देना नहीं है। तो इनको जो चूंकि एंड ये रूल कहाँ कर रहे थे, इंडियन पॉपुलेशन पे ही रूल कर रहे थे। कुषाण वगैरह नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे हैं, शक जो हमारे गुजरात सिंध के इलाके में रूल कर रहे हैं। आए ये बाहर से, लेकिन रूल तो हमारे ऊपर कर रहे थे ना। तो इनको पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, इनको सोशली लोग राजा नहीं मानते थे। तो इन्होंने लोगों के ट्रस्ट को जीतने के लिए अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट करना शुरू किया कि मेरा ना ईश्वरीय संबंध है, मैं इन सबसे ऊपर हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चनेबल नहीं हूँ। सो द ऑब्सक्योर ओरिजिन ऑफ रूलर्स फोर्स देम टू क्लेम डिवाइन कनेक्शन क्लेम करने पर मजबूर हुए ये लोग। चाहे सतवाहनास की बात करें, शकाज की बात करें, चाइना में भी लोग ऐसा करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, इन दोनों में से तो हमें डिस्कार्ड करनी है। अब एक चीज़ आप समझे, डिवाइन कनेक्शन जो ये लोग प्रूव करना चाहते थे, उसी सिलसिले में ये ऐसे टाइटल्स लगाना शुरू करते हैं, देवपुत्र या सन ऑफ गॉड, सन ऑफ सूर्या, सन ऑफ फलाना ढिमकाना। तो अगर इनको डिवाइन कनेक्शन प्रूव नहीं करना होता, एंड डिवाइन कनेक्शन क्यों प्रूव करना था, क्योंकि इनकी ओरिजिन ऑब्सक्योर थी, अस्पष्ट थी, लोगों को नहीं पता कि कहाँ से ये लोग आए। एंड लोगों को जब ये नहीं पता कि कहाँ से ये लोग आए, तो लोग समझते थे कि ये मलेक्ष हैं, बाहर से आए हैं। एंड इनको कोई हक नहीं है, अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्रा, एक मलेक्ष को कोई हक नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे रूल करेगा, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे कौन रूल कर सकता है, क्षत्रिय रूल कर सकता है। तो लोग इनको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई दे अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ सूर्या, सन ऑफ शिवा, फलाना ढिमकाना। तो दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन की ये जो ऐसे टाइटल्स ले रहे थे, इसके पीछे रीजन ये था कि ये मजबूर थे, सोशली एक्सेप्टेंस इसको चाहिए था। एंड सोशल एक्सेप्टेंस तब मिलेगा जब ये अपने आप को डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट करके दिखाएं, क्योंकि इनके ओरिजिन के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है। जब ये ओरिजिन दिखाएंगे कि मैं सूर्य का पुत्र हूँ या मैं देवों का पुत्र हूँ, तो लोग इनको सोशली एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा ये हम पे रूल करने के लिए एलिजिबल है। तो द रीजन स्टेटमेंट इज हियर जस्टिफाइंग और एक्सप्लेनिंग द असर्शन स्टेटमेंट। So the option A will be correct and option B will be incorrect. Reason is the correct explanation of A and both A and R are true. This is the concept. उसके बाद आगे बढ़ते हैं 157वें क्वेश्चन को देखते हैं। From 4th century CE onwards, kings started depending upon the सामंताज की 4वीं शताब्दी के बाद राजा सामंतों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं। कारण वाला स्टेटमेंट की सामंताज often disposed the kings to establish their own kingdom। सामंत अक्सर राजाओं को अपने राज्य को स्थापित करने के लिए हटा देते हैं। न केवल सामंत बल्कि कोई भी अगर कमजोर राजा होता था ना, तो मजबूत राजा उसको हटा देते थे, उसके राज को अपने अंदर अधिग्रहित कर लेते थे। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहले इन दोनों असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट की सत्यता जांचनी है, फिर उसके बाद आगे का जो क्रियाकलाप है वो आपको करना है, जो भी हमने बताया है, जो भी प्रोसेस हमने बताया असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो होप कि आप लोग उस प्रोसेस को, उस अप्रोच को फॉलो करेंगे एंड इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में देंगे। जल्दी करें एंड बहुत ही पेशेंटली जवाब देना है आपको, ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना एंड उससे भी पहले स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ना। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फ्रॉम द 4th century onwards द किंग्स स्टार्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सामंताज। सामंतों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। गुप्ता एरा के बाद सामंतों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। उससे पहले भी सामंत होते थे, लेकिन गुप्ता एरा के बाद बढ़ती गई। फिर हर्षवर्धन की एरा में भी आई, फिर पाला अम्पायर, राष्ट्रकूटा अम्पायर, गुज्जर पथियार, ये सब तो सामंतों भी डिपेंडेंट थे। फ्रॉम 4th century CE onwards द किंग स्टार्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सामंताज। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। उसके बाद सामंत अक्सर राजाओं को, कमजोर राजाओं को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए हटा दिया करते थे। ये भी सही है। जब भी राजा कमजोर होता था तो क्या करते थे, जो पावरफुल सामंत होते थे, अच्छा सारे सामंत पावरफुल नहीं थे, सामंतों की बहुत कैटेगरी होती थी। ये हमने बताया कि बहुत सारे सामंत थे जो विजिबली राजा को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन राजा को पैसा देते थे, इसीलिए उनको राजा कुछ नहीं कहते थे। तो बहुत सारी कैटेगरी है, हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया सामंतवाद के, पूरी की पूरी एक 1 शॉर्ट वीडियो हमने बनाई थी सामंतों के ऊपर कि क्यों ऐसा हमारे पास क्वेरी आया था कि जब कुषाण रूलर को हटा के जो गुप्ताज है, गुप्ताज एक सामंत थे, तो गुप्ता वेजल थे, वेजल सामंतों को अंग्रेजी में वेजल कहा जाता। तो गुप्ता जब वेजल थे कुषाणों के एंड उन्होंने देखा कि जब उन्होंने खुद ही कुषाणों को हटा के अपनी सत्ता स्थापित की, तो क्यों गुप्ताज अपने अंदर सामंतों को नियुक्त करते थे, आखिर क्या मजबूरी थी। जब उनको पता था कि जैसे मैंने सत्ता अधिग्रहित की है, वैसे ही मेरा भी कोई सामंत आके इन फ्यूचर जब मेरी सत्ता कमजोर होगी तो अधिग्रहित कर सकता है, तो क्यों वो सामंतों को अपॉइंट करते थे, व्हाट वाज द नीड एंड सामंत कितने प्रकार के होते थे, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप फ्यूडलिज्म, सामंतवादी प्रथा के बारे में एंड कैसे इसने इंडियन पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट किया एंड कैसे इसने एक वैक्यूम क्रिएट करके दिया जिससे इस्लामिक इन्वेजन आता है एंड जो हिंदुस्तान है वहाँ पे मुसलमानों का आक्रमण होगा। ये सामंतवादी प्रथा जो है बहुत बड़ी जिम्मेदार है उसके पीछे।
तो सबसे पहला दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सामंत ऑफन डिस्पोज द किंग्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, की वो ऑफन हटा दिया करते थे। तो ये दोनों तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब एक्सप्लेनेशन देखें, सामंत किंग को हटा दिया करते थे कमजोर होने पे, इसीलिए 14वीं शताब्दी के बाद राजा डिपेंडेंट रहने लगे सामंतों पे। ये तो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर सामंत हटाएंगे राजाओं को तो राजाओं को तो कम डिपेंडेंट होना चाहिए। राजा जितना डिपेंडेंट होंगे सामंतों पे उतनी ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी है कि जब भी वो कमज़ोर पड़ेंगे सामंत पावरफुल रहेगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी थी उस पर, तो वो उनको हटा के अपनी सत्ता स्थापित कर सकता है। तो दिस कैन नॉट बी द रीज़न। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो कट हो गया, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर सामंतों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे राजा, ये इस कारण तो नहीं होगा कि सामंत जो है डिस्पोज कर देंगे उनको। अगर उल्टा हो गया ना, अगर राजा ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सामंत उनको डिस्पोज करेंगे ही करेंगे। सो अगर ये स्टेटमेंट नहीं आता तो ये स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कि नहीं आता। सो दिस इज इलॉजिकल कि सामंत ऑफन डिस्पोज कर दिया करते थे राजाओं को, इसीलिए राजा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने लगे। राजाओं को तो होना चाहिए कि उनके ऊपर कम डिपेंडेंट रहे, अगर ज़रूरत है भी उनकी तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी निर्भरता कम हो, ताकि ये जो आगे चल के अगर सत्ता कमज़ोर पड़े तो सामंत आके उनको हटा के अपनी सत्ता ना स्थापित कर ले, उनकी सत्ता को अधिग्रहित ना कर ले, एक्वायर ना कर ले। सो रीज़न एंड एसेशन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट रीज़न जो है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन सही होगा ये कि 4th सेंचुरी सी के ऑनवर्ड्स, 4th सेंचुरी सी मतलब AD यानी कि ईसा के जन्म के 400 साल बाद, इसीलिए सामंतों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। क्योंकि उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने केपेबल नहीं थे कि वो बड़ी बड़ी टेरिटरीज पर रूल कर सके, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई थी। अलग अलग हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आते हैं, हिंदुज़म में ही अलग अलग शैविज़म होगा, शक्तिज़म आएगा, वैष्णविज़म आएगा, फिर वैशावना ट्रेडिशन अलग से शुरू कर देंगे। तो इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज करना इतने बड़े भूभाग पे किसी भी रूलर के लिए बहुत मुश्किल था। तो वो सामंतों पर डिपेंडेंट रहने लगे। लेट्स सपोज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पूरे इंडिया को रूल कर रहा, एंड उन्होंने कर्नाटक से एक आदमी को उठाया, कहा कि कर्नाटक का रीजन तुम संभालो। मेघालय से एक आदमी को उठाया, कहा कि तुम मेघालय का रीजन तुम संभालो। बंगाल से एक आदमी को उठाया, कहा कि बंगाल का रीजन तुम संभालो। एंड क्या होगा कि जब भी मोदी जी कमज़ोर पड़ेंगे, बीजेपी की सत्ता कमज़ोर पड़ेगी, तो बंगाल का आदमी अपने लिए एक अलग राज्य बना लेगा, कर्नाटक के जो रूलर है वो अपने लिए अलग राज्य बना लेंगे। जब तक मोदी जी बहुत मजबूत है तब तक ये सारे जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी सामंत हैं, सब सामंत है मोदी जी के लिए। अभी तो ये जो गवर्नमेंट है वो अलग है, अभी तो ये फेडरल गवर्नमेंट है, इसको भी सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम से भी कंपेयर ना करें आप। तो ये जो फ्यूडल्स अगर मानते कि जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के फ्यूडल है, तो ऐसा होता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर बहुत मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है, तब तक जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। जब भी देखते हैं कि बीजेपी डिक्लाइनेशन पे है, पतन पे है, तभी वो क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, एंड या तो प्राइम मिनिस्टर खुद बनना चाहेंगे या अपने लिए एक अलग किंगडम कार्व आउट करने की कोशिश करेंगे। यही होता आया है। मुगल एम्पायर भी जब डिसइंटीग्रेट होगा तभी यही होता है, मौर्यस भी डिसइंटीग्रेट होता है तब भी यही होता है, दिल्ली सल्तनत भी जब टूटती है तब भी यही होता है, विजयनगर एम्पायर भी जब टूटेगा तब भी यही होगा। दिस इज द ट्रुथ कि जब भी कोई बड़ी शक्ति विनाश होता है उसका, तब छोटी छोटी शक्तियाँ वो बढ़ के सामने आती है। अब आगे चलते हैं, एक और एसेशन एंड रीजन के क्वेश्चन को देखते हैं कि द चीफ वॉज पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी। कि चीफ की जो पोजीशन थी, चीफ एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता था, लेकिन जिसकी पोजीशन हेरिडेटरी हो भी सकती थी, हेरिडेटरी नहीं भी हो सकती थी। एंड रीजन का स्टेटमेंट क्या है कि ही रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हिज सपोर्टर्स, की वो अपने अधीनस्थ मतलब उनके राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उनसे गिफ्ट्स कलेक्ट करते थे, रिसीव करते थे, एंड उनको अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे। तो एसर्शन एंड रीजन के स्टेटमेंट को आपको पहले इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करनी है, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आगे तो प्रोसेस को आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसर्शन के स्टेटमेंट को। चीफ एक्चुअल में बहुत पावरफुल होते थे किसी भी रजवाड़े के लिए, एंड उनकी पोजीशन हेरिडेटरी हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, कुछ गारंटी नहीं थी। आमतौर पे हेरिडेटरी नहीं होती थी, लेकिन किसी किसी केस में हेरिडेटरी हो भी सकती थी। दैट वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो अभिकथन ए जो है, मतलब एसर्शन जो हमारा वो सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद ही यूज्ड टू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स एंड उसको अपने सपोर्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है कि वो गिफ्ट्स रिसीव करते थे अपने प्रजा से एंड उनको अपने सपोर्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये भी सही। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि या तो आप बिकॉज लगा लें, तो अगर बिकॉज लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट इलॉजिकल लगेगा। द चीफ वॉज, देखिए अब जब दोनों सही है तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड होगा। अब हमें देखना है कि आर ए को जस्टिफाई कर रहा ही नहीं करता। द चीफ वॉज पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी बिकॉज ही रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट हिज सपोर्टर्स। बिकॉज लगा के तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा। इसके अलावा क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर लगा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे देयरफॉर लगा के हम लॉजिक निकालेंगे। द चीफ वॉज पावरफुल मैन हुज पोजीशन वॉज हेरिडेटरी, हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती थी। इसीलिए वो क्या करते थे कि गिफ्ट्स जब उनको मिलते थे तो वो अपने सपोर्टर से बांटते थे ताकि उनका सपोर्ट बना रहे, क्योंकि उनकी पोजीशन परमानेंट नहीं है, उनकी पोजीशन टेम्परेरी है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिटेन ये सपोर्ट। इसीलिए जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे उनको खुद कंज्यूम करने के बजाय वो अपने सपोर्टर्स में बांटते थे। जैसा एक क्वेश्चन आपने सैम्पल पेपर में भी देखा था
कृष्णदेव राय बहुत एक्सपेंशनिस्ट थे एंड रीज़न भी दिया हुआ था कि जो विजयनगर एम्पायर की टेरिटरी है वो तुंगभद्रा नदी से लेकर कृष्णा रिवर तक थी। तो ओनली बिकॉज कि कृष्णदेव राय बहुत एक्सपेंशनिस्ट थे इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया कि तुंगभद्रा से लेकर कृष्णा रिवर तक इनकी इतनी बड़ी टेरिटरी थी। सो कभी कभी बिकॉज से नहीं कि देयर फोर से आपका लॉजिक बैठ जाएगा, या सो दैट से लॉजिक बन जाएगा, या ड्यू टू से लॉजिक बन जाएगा। 99% केस आपके बिकॉज से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा देन आपको देयर फोर से सॉल्व करना है। इसके लिए एक कंडीशन है कि आप ये देखिए कि असर्शन या रीजन में कोई कनेक्शन है भी या नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन है उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। सामंत राजा पे राजा सामंत पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगेंगे इसलिए क्योंकि सामंत राजा को हटा देंगे, इसमें कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर राजा को सामंतों से डर लगेगा तो डिपेंडेंट होंगे क्यों, दैट्स इज द क्वेश्चन ना, क्यों डिपेंडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन है, व्हाई दे विल डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स अमॉन्ग हिज सपोर्टर, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो पोजीशन है वो एक तो टेम्पररी है, मेरी जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी भी नहीं। तो अगर मुझे इसको हेरिडेटरी बनाना है तो मुझे अपने सपोर्ट जीतना पड़ेगा। अगर मुझे अपने लड़के को अपनी जगह बिठाना है दैट मीन्स कि मेरे जो लोग हैं, मेरे अंदर जो सपोर्टर्स हैं वो मेरे लड़के को भी सपोर्ट करने चाहिए। एंड वो तब होगा जब मेरे जो करेक्शन है, मेरी जो लॉयल्टी है, उनकी जो लॉयल्टी वो मेरे ऊपर बढ़ी रहे। एंड फॉर दैट आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट मेरे जो गुड्स जो भी मिले, जो भी मुझे गिफ्ट भेंट के रूप में मिले, गिफ्ट के रूप में मिले, मुझे ज़रूरत है कि वो मेरे समर्थकों को भी डिस्ट्रीब्यूट करे जाए। दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट माई सपोर्टर्स। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। यहाँ पर बिकॉज से काम नहीं बना, यहाँ पर देयरफॉर से काम बना। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें अपने पोजीशन को इंटैक्ट रखना है, ज्यों का त्यों रखना है, सब्सटैंशियल रखना है, कि ताकि आने वाली जो जनरेशन है कुछ पॉसिबिलिटी उनके लिए बचे कि वो मेरे जाने के बाद सरदार बन सके, चीफ बन सके। सो दैट वाज द क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 159वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एग्जर्ट है प्रयाग प्रशस्ति का, आप सबने पढ़ाई होगा, एक बार आपके लिए फिर से पढ़ देते हैं। कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति में कि धरती पर किसके लिए लिखा गया वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ही वॉज विदाउट एनी एंटेगनिस्ट ऑन द अर्थ। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यशों को हटा दिया है। ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ हिज मल्टीट्यूड मेनी गुड क्वालिटीज एडॉट बाय द 100 ऑफ गुड एक्शंस, लाखों करोड़ों बढ़िया एक्शंस, जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे, सबको उन्होंने साइड लाइन कर दिया है। ही इज़ द सुप्रीम पुरुष, मतलब वो सुप्रीम बींग है, वो परमात्मा पुरुष है, वो साधु है। वो साधु यानी कि जो बढ़िया लोग हैं उनके भले के लिए, असाधु यानी कि जो बुरे लोग हैं उनके विनाश का कारण है। वो अज्ञेय है, मतलब आप उनका था नहीं जान सकते। वो कंपैशनेट है, इज़ वेरी कंपैशनेट, इज़ वेरी ह्यूमेन एंड वो करुणा से भरे हुए हैं। वो सहस्त्र गायों के दात, ही इज़ द गिवर ऑफ मेनी 100,000 काउज। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विहारनियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए करी गई है, यानी कि वो गरीब लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। वो मानवता के दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति। आप देखें कि कितने ज़्यादा प्रशस्ति है तो ऑब्वियसली इसमें तो ग्लोरीफाई करा ही जाएगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि राजा भी जो देख ले वो भी शर्मा जाए। कि यहाँ पे कहा गया है कि ही इज़ बेसिकली द अपलिफ्टर ऑफ द पुअर लॉर्ड एंड द सफरिंग्स। ही इज़ रिस्प्लेंडेंट एंड द एम्बॉडीड काइंडनेस टू द मैनकाइंड, कि वो मानवता के लिए दिव्यमान उदारता के प्रतिरूप है। मतलब इनसे बड़ी उदारता का एग्जाम्पल आप देख नहीं सकते हैं। वो देवताओं में कुबेर यानी कि जो धन के देवता है, वरुण देव यानी कि जो ओशन के गॉड है, इंद्र यानी कि जो वर्षा के देवता है, और यम देव यानी कि मृत्यु के देवता है, उनके तुल्य है। मतलब उनसे उनकी कंपैरिजन की जा सकती है, उनसे उनकी तुलना की जा सकती है। सो ये एक प्रयाग प्रशस्ति का अंश है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये जो प्रशस्ति है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 159वां 160वां। आपको बताएं कि टू हुम दिस एग्जर्प्ट इज डेडिकेटेड, ये एग्जर्प्ट किसको डेडिकेट करता है। बहुत ईजी है, हमने पहले भी इससे रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये किसके लिए हमने लिखा है। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पे गॉड ऑफ ओशन किसको कहा गया है। कुबेर को कहा गया, अग्नि को कहा गया है, यानी कि समुद्र का देवता किसे कहा गया, इंद्र, वरुण, अग्नि या कुबेर, किसको। प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में ये आ ही सकता है। अगर इस चैप्टर से हमें एक भी सोर्स उठाना हो तो एनी एग्जामिनर, एनी क्वेश्चन सेटर विल चूज प्रयाग प्रशस्ति टू सेट द क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइंग है। ये एक समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त वॉज वेरी expansionist and very important rule of the Gupta dynasty. So this excerpt of the प्रयाग प्रशस्ति is referring to the समुद्रगुप्त, क्योंकि न तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सतवाहन रूलर है उनको मेंशन कर रही है, न ही चंद्रगुप्त मौर्य, न ही अशोक, क्योंकि इसको लिखा किसने, हरिशेन ने लिखा। एंड हरिशेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, नॉट गौतमीपुत्र सतकर्णी, न ही चंद्रगुप्त मौर्य, न ही अशोक। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। नाउ द 160th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज कि हु इज रेफर्ड हियर एज अ गॉड ऑफ ओशन। किसको यहाँ पे समुद्र के देवता के तौर पर रेफर किया गया है? क्या कुबेर को करा गया है, या अग्नि को करा गया है, या इंद्र को करा गया है, या वरुण को करा गया है? कुबेर को यहाँ पे धन के देवता के तौर पे करा गया, तो ये ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अग्नि जो आग के देवता है, इंद्र यानी कि वर्षा के देवता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, वरुण। वरुण को यहाँ पे द गॉड ऑफ ओशन के रूप में रेफर करा गया। ये कहा गया कि ये कुबेर हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया, यम इवन जो गॉड ऑफ डेथ है उनसे कंपेरेबल है। मतलब इतनी ज़्यादा इनकी शक्ति है, इतना ज़्यादा इनका ओहदा है कि आप इनको कुबेर
इंद्र, वरुण और यम से, जो गॉड ऑफ डेथ है, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। इस लेवल की ये लोग प्रशंसा करते थे ताकि जो राजा इनसे खुश हो सके एंड इनको भारी मात्रा में धन दौलत दे। राजा भी इसको और ज़्यादा प्रमोट करते थे क्योंकि आने वाली जनरेशन इनके इन गुणों को जब जानेगी कि ये वरुण से, ये इंद्र से, ये कुबेर से, ये अग्नि से या यम से कंपेटेबल है, तो इनके ग्लोरी में इजाफा होगा। सो दीज वर द 20th क्वेश्चन एंड अभी MCQ सीरीज खत्म नहीं हुई। इसके अलावा एक बोनस क्वेश्चन भी है आपके लिए, दैट इज़ अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे एक मैप है, आपको बताने की जो प्लेस है कहाँ पे लोकेटेड है। एक हिंट है कि ये जो प्लेस है ना, वो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट में से एक यहाँ पे मेजर, मतलब जो शिलालेख, महाशिलालेख, वो यहाँ पे डाला गया है। एंड ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी आया। तो विच प्लेस हैज़ बिन मार्क्ड हियर बाय पॉइंट ए, कौन सा जो प्लेस है वो यहाँ पॉइंट ए से मार्क किया गया है। अगेन आपकी अप्रोच वही रहनी चाहिए, पहले आपको ये पता करना है कि ये किस प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है, फिर आप एक एक करके चीज़ों को एलिमिनेट करते जाएंगे। तो पहले आप पता करिए कि किस प्रोविंस में लोकेटेड है, ये जो पॉइंट ए है किस प्रोविंस में, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ मध्य प्रदेश, MP है, ये हमारा गुजरात है, ये राजस्थान है। सो पॉइंट ए इज लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में कौन कौन से जगह लोकेटेड है? सोपाड़ा इज इन महाराष्ट्र, सोपाड़ा में भी मेजर लोकेटेड है लेकिन वो महाराष्ट्र में, मुंबई के पास पड़ता है, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। पूहर, पूहर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में था। पूहर वॉज एन इंपॉर्टेंट सिटी जो कि तमिलनाडु में पड़ती थी, जो कि तमिलनाडु में थी, एक कोस्टल सिटी होती थी जहाँ पे ट्रेड होता था। तो पूहर साउथ इंडिया की सिटी है, तो पूहर भी हमें डिस्कार्ड कर देना, ये भी गुजरात में नहीं है। फिर हमारे पास दो सिटी बचती है, एक गिरनार, एक लोथल। लोथल भी गुजरात में है, गिरनार भी गुजरात में है, बट लोथल मोहनजोदड़ो साइट है एंड मोहनजोदड़ो साइट के अलावा ये जो थी वो एक पोर्ट सिटी थी, यहाँ पे होती थी, ठीक है। लोथल कैन नॉट बी द आंसर, देन द करेक्ट आंसर विल बी गिरनार। गिरनार में एक रॉक, मेजर रॉक एडिक्ट है जिसमें अशोका के बारे में लिखी गई है। गिरनार में ही हमने देखा था सुदर्शन लेक भी है, जिसको मॉडर्न एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान बनवाया गया था, जिसको आगे चल के जो शक रूलर हमारे रुद्रदमन है वो इसको बनाएंगे। जो सुदर्शन लेक की तस्वीर है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, बहुत बड़ा लेक है एंड इसको फिर रिपेयर करवाते हैं रुद्रदमन एंड इसके बाद फिर एक बार रिपेयरिंग होती है गुप्ता अंपायर के दौरान। सो द गिरनार इज द प्लेस वेयर वन ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज लोकेटेड एंड बहुत इंपॉर्टेंट है गिरनार। एंड पूहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में अगर आपसे तमिलनाडु में खासतौर पे कोई सिटी पूछी जाए तो पूहर ही होगी, जो सेकंड सेंचुरी सी में या BC में, सेकंड सेंचुरी BC से लेकर सी तक जो पूहर है बहुत ज़्यादा एक फेमस सिटी। जब तक कि तमिलनाडु में चोलास का रूल था एंड बंगाल की खाड़ी में ट्रेड ये लोग मोनोपलाइज करके रखते हैं, तब पूहर से बहुत ज़्यादा सामानों का आयात निर्यात होता था साउथ ईस्ट एशिया में या श्रीलंका के थ्रू। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। होप कि आपको जितने भी 20 MCQs थे एंड ये जो बोनस क्वेश्चन था वो पसंद आए होंगे। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट लाइकेबल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू फाइंड दिस कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन do share it with your friends. Thank you for your patience. Have a great day.